लोकसभा चुनाव का शोर अब लगभग खत्म होने को है और हम बात कर रहे थे कि अलग अलग राज्यों में सत्ताधारी दल बीजेपी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान की। अगर हम सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2019 का जो नतीजा था उसमें गुजरात की लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और पूरी 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी। अगर अब हम 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव में भी अगर एक दो सीटें छोड़ दें तो एक दो सीटों पर फाइट ज़रूर है, लेकिन उसके बाद भी 2024 में भी ये लगता है कि जो 2019 का परिणाम था, जो 2019 का रिजल्ट था, वो बीजेपी इसी तरह से दोहरा सकती है। मतलब एक बार फिर 100% सीटें जो है गुजरात की बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। अब बात हम महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र, चूँकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और अगर इन 48 सीटों पे हम 2019 के नतीजों पर बात करें तो 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी और शिवसेना गठबंधन को 18 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा एक सीट अन्य किसी और दल को मिली थी। अब महाराष्ट्र में हालात जो हैं वो 2019 के एकदम उलट हैं। अगर हम वहाँ पे देखें कि जो बीजेपी है, बीजेपी के अलावा वहाँ की जो मुख्य जो वहाँ के क्षेत्रीय दल थे, जिसमें शिवसेना की बात करें और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में दो दो फाड़ हो चुका है। शिवसेना भी गुटों में बंट चुकी है। एक ग्रुप उद्धव गुट और शिवसेना के जो है राज ठाकरे का ग्रुप था, लेकिन अब जो अगला शिवसेना का गुट बना है वो शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बीच शिवसेना में सिंबल को लेकर भी, निशान को भी लेकर लगभग अदालत में मामला चलता रहा, तो शिवसेना भी टूट चुकी है। और इसके अलावा एनसीपी की बात करें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की थी उसमें भी दो फाड़ हो चुके हैं। उनके जो भतीजे अजित पवार हैं वो अब एनडीए के साथ आ गए हैं और वो दोनों ही अलग अलग सीटों पर अपने कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। तो एनसीपी भी अब एक अजित पवार की हो चुकी है और एक शरद पवार गुट की हो चुकी है। मतलब दो बड़े क्षेत्रीय दल जो थे, शिवसेना और एनसीपी, वो दोनों ही क्षेत्रीय दलों में बड़ी टूट हुई है। ऐसा भी नहीं कि कोई छोटी टूट हुई है, लेकिन काफ़ी बड़ी टूट हुई है दोनों दलों में। तो ये दोनों दल अलग अलग हैं। 2019 के नतीजों की बात करें तो 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत पानी बह गया। महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे बदलाव आ गए। वहाँ के जो दो मुख्य क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो दोनों में ही दो फाड़ हो चुका है। शिवसेना में एक एकनाथ शिंदे गुट अलग हो चुका है, उद्धव ठाकरे गुट अलग हो चुका है। एक लंबे समय तक इनके बीच सिंबल का मामला भी जो है अदालत में चलता रहा। और उसके अलावा एनसीपी की बात करें तो एनसीपी में शरद पवार गुट अलग हो चुका है और उनके भतीजे अजित पवार का गुट अलग हो चुका है और दोनों ने ही अलग अलग अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये जो दो मुख्य विपक्षी दल थे, इनमें जो है बड़ी फूट हुई है, दो फाड़ हो चुके हैं। दोनों मुख्य जो क्षेत्रीय दल थे, वहाँ के विपक्षी नहीं क्षेत्रीय दल थे, उनमें जो है दो फाड़ हो गया है। और कांग्रेस तो वैसे ही लगातार नेताओं के छोड़ के जाने के चलते कमज़ोर हो चुकी है। और अगर अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुद्दों की बात होगी तो मुद्दे तो सिर्फ विकास के ही रहेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र में जो एक मुद्दे की बात होगी उसमें ये रहेगा कि जनता किसको वोट देना पसंद करती है, किस गठबंधन को पसंद करती है। बीजेपी के साथ अजित पवार गठबंधन को पसंद करती है, एकनाथ शिंदे के गठबंधन को पसंद करती है, या फिर जो इंडिया गठबंधन है उनको पसंद करती है, जिसमें शरद पवार है, कांग्रेस है, इनको जनता पसंद करती है। तो 2019 में बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और अभी भी देखें तो लगातार बीजेपी ने, हालांकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया और चूंकि बीजेपी ने काफ़ी सरकार पूरी बदली और दोनों जो क्षेत्रीय दल थे उनमें दो फाड़ हो गए, अजित पवार भी साथ में बीजेपी के आ गए। तो इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की सीटें तो वहाँ पे बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी अलायंस कितनी सीटें ला पाते हैं ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो इसलिए क्योंकि एनसीपी में भी दो फाड़ हो चुके हैं और शिवसेना में भी दो फाड़ हो चुके हैं। अब निर्भर करता है कि दोनों ही दल इस जो है दो टुकड़ों में बंटने के बाद भी दोनों ही दल जनता को कितना, ये कह सकते हैं कि वोटर को कितना अपनी तरफ खींच पाते हैं। क्योंकि पिछले जो 3-4 साल थे इन दोनों दलों के लिए बहुत उठापटक वाले रहे और पार्टी के अंदर ही कई सारे कह सकते हैं कि कई सारे जो है उठापटक जो चलती रही और जिस तरह से पार्टी टूटी, तो जो लंबा गैप आया 3-4 सालों में जो लगातार गतिविधियां रही, उससे कहीं ना कहीं इन दोनों ही पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की कह सकते हैं कि पकड़ कमज़ोर हुई। लेकिन उसके बाद भी एक मोटे तौर पे जो अनुमान है वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी अलायंस मिलके 35 तक सीटें ला सकते हैं और बाकी जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं।
अब बात राजस्थान की करेंगे तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और अगर हम 2019 के नतीजे देखें तो 25 में से 24 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी और जो एक सीट थी वो हनुमान बेनीवाल ने जीती थी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं। तो बीजेपी ने लगभग इसको कह सकते हैं कि 100% सीटों पर ही जीत दर्ज करी थी। और इस बार राजस्थान के मुद्दों की बात करें तो राजस्थान में आमतौर पर जो है राम मंदिर 370 जैसे मुद्दे तो निश्चित ही पूरे के पूरे देश में ही रहे, लेकिन इसके अलावा राजस्थान में एक पेपर लीक का मामला भी बड़े ज़ोर शोर से रहा और बीजेपी के नेताओं ने वहां विपक्ष में रहते हुए कहा कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। अब दूसरी रही बात नहर के मुद्दे की, जो नहर परियोजना है ERCP, जिससे जो है राजस्थान की नहर योजना का मुद्दा है, इसमें दोनों ही दल एक दूसरे को टारगेट करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी थोड़ा बहुत लोकसभा में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम राजस्थान की सीटों की इस वक्त बात करें तो राजस्थान में इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी सी चुनौती ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जितने भी क्षत्रिय आंदोलन रहे हैं या करणी सेना के आंदोलन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान देने वाले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन आंदोलनों का असर देखने को मिल सकता है। और अगर हम पूरी सीटों की बात करें तो 2019 में तो 24 सीटों पे कब्जा था, लेकिन इस राजस्थान में 2-3 ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी को टक्कर मिल रही है, जिसमें जैसलमेर बाड़मेर की सीट है, जालौर और नागौर की सीट है, इस पे कड़ी टक्कर है, क्योंकि जालौर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में हैं। वहीं नागौर सीट पे जो है वापस से हनुमान बेनीवाल खड़े हैं। हनुमान बेनीवाल जो मौजूदा सांसद भी हैं और वही एक सीट है जो बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। और इसके साथ साथ जो है जैसलमेर बाड़मेर की सीट पर जो है कैंडिडेट जो भाटी हैं, जो बीजेपी के बागी वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको लेकर जो है बीजेपी के लिए चुनौतियाँ हैं थोड़ी। तो नागौर में क्योंकि बेनीवाल को हराना भी थोड़ा सा चुनौती भरा है और वैभव गहलोत चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उन्होंने काफ़ी उस सीट पर काम किया है, तो ये 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कहा जा सकता है कि बीजेपी को फाइट मिल रही है। और इतना तो इस बार देखकर लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। हालांकि बीजेपी की सीटों में अगर 2-3 सीटों पर भी फाइट मिल रही है तो बीजेपी के खाते में पिछली बार 24 सीटें थी, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है लगभग 22 से 23 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। अब बात मध्य प्रदेश के करेंगे। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और 29 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के पास है और पूरी की पूरी 28 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज करी है। तो जो 29 सीटें हैं उन 29 सीटों में से एक सीट जो कांग्रेस के पास है वो छिंदवाड़ा की सीट है, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ वहाँ से सांसद हैं। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी को तगड़ी फाइट मिल रही है। तो फाइट की सीटों में अगर हम देखेंगे तो झाबुआ की सीट है जहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया मैदान में है। इसके अलावा जो है फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट जो मंडला की सीट है जहाँ पे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है बीजेपी की ओर से, और झाबुआ की सीट में कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया हैं और बीजेपी ने वहाँ अमिता नागर को टिकट दिया है। तो छिंदवाड़ा के साथ साथ एक झाबुआ सीट है जहाँ बीजेपी को तगड़ी फाइट मिल रही है। मंडला की सीट है जहाँ कांग्रेस को ओमपाल सिंह मरकाम उनको फाइट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सीट है मुरैना की सीट। मुरैना की सीट ऐसी है कि वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। बीएसपी के कैंडिडेट रमेश गर्ग की मौजूदगी के चलते वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और तीसरा देखें तो राजगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने भी बीजेपी को तगड़ी फाइट दी है। लेकिन अगर हम हार और जीत के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 28 सीटों पे बीजेपी थी, तो 3-4 सीटें हैं जिन पर तगड़ी फाइट मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि बीजेपी के खाते में जो है कह सकते हैं कि बीजेपी 26 से 27 सीटों पर इस बार जीत दर्ज करा सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस किसी एक आध सीट पर और जीत दर्ज करे, या फिर मुरैना जैसी सीटें जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है तो वहां पर बीजेपी जो है अपने बीजेपी के हाथ से सीट जा सकती है। हालांकि छिंदवाड़ा सीट पर तो लगभग कांग्रेस की जीत ही हमेशा तय मानी जाती है, तो कांग्रेस की एक सीट तो लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इसके अलावा झाबुआ की सीट पर वो कैसी फाइट देती है ये निर्भर करता है, और मंडला की सीट पर, और साथ ही मुरैना की सीट जो त्रिकोणीय मुकाबले में है। तो बीजेपी के खाते में हम कह सकते हैं कि 25 ± 2 या 3 वाली स्थितियां बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 9 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज करी थी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। और अभी भी अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो कम से कम 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जिस पे बीजेपी को फाइट मिल रही है, और उन 3-4 सीटों में कवासी लखमा बस्तर से हैं। अब चूँकि
एक बड़ा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ की रिजर्व सीट है, और कवासी लखमा चूँकि वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, वहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं, तो कवासी लखमा जो है बीजेपी को वहाँ पर टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी कोरबा की सीट है, कोरबा की सीट में पूर्व सांसद सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत हैं, दोनों के बीच हार जीत का अंतर काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। साथ ही जो है राजनांदगांव की सीट पे तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। तो ये तीन सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी जो है अपने बीजेपी को फाइट मिल रही है। तो ये माना जा सकता है कि 2 सीटें ज्योत्सना कवासी लखमा की और ज्योत्सना महंत की अगर ये रिपीट भी होती हैं, ज्योत्सना महंत और कवासी लखमा की सीटें अगर दोनों ही जीतते हैं, तो इसके अलावा एक आध सीट और है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी यहाँ पे सीटों का बहुत नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। कम से कम बीजेपी 7 से 9 सीटों पर जो है अपनी जीत दर्ज कराएगी, और बची सीटें जो है कांग्रेस के खाते में होंगी। वो ज्योत्सना महंत की भी हो सकती है, वो कवासी लखमा की भी हो सकती है। एनडीए और इंडिया गठबंधन सीटों को लेकर खूब दावे कर रहे हैं। 24 की 64 में अलग अलग चालें चली जा रही है, लेकिन ये चालें उन दलों के लिए या उन गठबंधन के लिए कितनी सार्थक साबित होंगी, इसका अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। और 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर दोनों ही दलों की या दोनों ही गठबंधनों की रणनीति कितनी कामयाब रही।